अनुराग जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने का। आपका स्वागत देवभूमि हिमाचल के वीरभूमि हमीरपुर में। हम लोग हमीरपुर में हैं, आपका कॉन्स्टिट्यूंसी, आपका गढ़ है। 4 बार आप एमपी रहे हैं यहाँ पर, 5वीं बार कोशिश कर रहे हैं। आपको क्या लगता है यहाँ पर किस तरह की लहर है? राम मंदिर की लहर है, मोदी जी की लहर है, या अनुराग ठाकुर जी की लहर है? देखिए, कुल मिला के नरेंद्र मोदी जी के नाम और काम का प्रभाव पूरे देश भर में है। वहीं संसदीय क्षेत्र में मैंने जो अपना काम किया है उसका भी मुझे एडिशनल एडवांटेज, जो अतिरिक्त लाभ मिलता है। मुझे लगता है हर सांसद की वो भूमिका होती है कि अपने संसदीय क्षेत्र के लिए आवाज भी उठाए और विकास भी करवाए। मैं उदाहरण के तौर पे, जैसे मैंने अपने संसदीय क्षेत्र में एम्स हॉस्पिटल बनवाया जो 1700 करोड़ रुपए का है, 750 बिस्तर का अस्पताल है। पीजीआई का सैटेलाइट केंद्र बनवाया, 300 बेड का अस्पताल हमीरपुर में बनाया, दो मेडिकल कॉलेज खुलवाए, ट्रिपल आईटी खुलवाया, एनआईटी खुलवाया, टेक्निकल यूनिवर्सिटी, करियर पॉइंट यूनिवर्सिटी, हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, 6 केंद्रीय विद्यालय। ऐसे अनेकों काम शिक्षण के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल, एम्स, पीजीआई, ये सब करके ट्रॉमा सेंटर से लेके डायलिसिस सेंटर सब खुलवा दिए। अब ये काम शिक्षा और स्वास्थ्य का, इसके अलावा सड़कों में देखेंगे तो हजारों करोड़ रुपए की सड़कें बनाई। ये तो गांव गांव को जोड़ने के लिए तो बनाई ही, लेकिन जो हमारी मेन रोड्स थी, जैसे हमीरपुर से बिलासपुर, हमीरपुर से मंडी, हमीरपुर से जालंधर वाली, इन सबको पहले चौड़ा करवाया, अब इनको 4 लेन बनवा रहा हूँ। और विजय जी, आप इसमें सबसे बड़ा जो फायदा हमें होने वाला है, यहाँ से चंडीगढ़ जाने में लगभग 5.5 घंटे लगते थे, अब 2 घंटे 40 मिनट लगते हैं आज के समय। अभी ऐसे हमने शिमला जाने के लिए 4 घंटे लगते हैं, वो 2 घंटे समय रह जाएगा, क्योंकि टनल्स एंड ब्रिजेस पे काम चल रहा है, डिस्टेंस कम हो रहा है, वाइडनिंग ऑफ रोड हो रहा है, तो आने जाने में समय बचता है। पहले आप पहाड़ चढ़ते थे, उतरते थे, तो आपकी एवरेज स्पीड 30 रहती थी, आज वो आपकी एवरेज स्पीड 70 पे चले गई है। हिमाचल के जो चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री जी हैं, वो यहाँ पर आके कह रहे हैं कि काम कुछ हुआ नहीं है, और अपने नाम पे वो एक तरह से डबल इंजन की सरकार की वो घोषणा कर रहे हैं। तो उसके बारे में आप क्या, उनको कैसे आप काउंटर करेंगे? मैं तो कहता हूं, आप किसी सड़क पे निकल जाइए, हमीरपुर संसदीय क्षेत्र की भाजपा की देन है। किसी शिक्षण संस्थान पे जाइए, भाजपा की देन है। मेडिकल कॉलेज भाजपा की देन, इंजीनियरिंग कॉलेज भाजपा की देन, एम्स पीजे भाजपा की देन, और रेलवे लाइन भी भारतीय जनता पार्टी की देन है, और उस पर चलने वाली ट्रेनें भी। तो माननीय मुख्यमंत्री जी, किसी भी क्षेत्र में जाइए, आप हमारी सेवाओं का आनंद उठाइए जो हमने विकास किया है। जी, अब नेशनल पॉलिटिक्स पे जाते हैं। जो ये चुनाव जो इस बार हैं, और उनको कंपेयर करते हैं 2014 और 19 से। 2014 में मोदी जी आए थे एक उम्मीद की लहर से, अच्छे दिन आएंगे उनका स्लोगन था। 2019 में नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा था। इस बार किस मुद्दे पे आप बीजेपी लड़ रही है? विकसित भारत बनाने के लिए, संकल्प से सिद्धि की ओर ले जाने के लिए चुनाव है। और मैं इसलिए आज कहना चाहता हूं कि स्थिरता और निरंतरता बहुत जरूरी है। स्टेबिलिटी एंड कॉन्टिन्यूटी इज द की फॉर द कंट्री एंड फॉर द गवर्नमेंट एज वेल, because you can continue with your policies and programs, you can continue with the development of the nation, you can keep progressing as we have progressed from the 10th largest economy to the 5th largest economy and further go up to the 3rd largest economy. तो मुझे लगता है इसीलिए जरूरी है स्थिरता निरंतरता, कि हमारी तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बने और गरीबों का कल्याण हो, देश का विकास हो, और दुनिया भर में भारत का मान सम्मान बढ़े, और हम 25 सालों में अगले विकसित भारत का निर्माण करें। और आपकी उम्मीद रहेगी कि 400 पार सीट करके एनडीए पावर में आए, यही हर बीजेपी नेता का यही स्लोगन है। ऑपोजिशन का मानना है कि अगर 400 पार करके आप आते हैं, तो आप इतनी बड़ी मैंडेट आप इसलिए चाह रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान को आप बदल दें। इसमें कितना सच है? आप तो इतने वरिष्ठ पत्रकार और एडिटर, मैनेजिंग एडिटर, सब कुछ, मैं आपसे पूछता हूँ एडिटर इन चीफ के नाते भी, देश में कितनी बार संविधान में संशोधन हुआ? उसमें से कांग्रेस ने कितनी बार किया? कांग्रेस ने किया साहब। और बाबा साहब अंबेडकर जो संविधान देने वाले हैं, उनको अपमानित, प्रताड़ित और पॉलिटिक्स से बाहर करने का काम कांग्रेस ने किया। कांग्रेस ने उनको कोई मान सम्मान भी नहीं दिया।
ये भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र मोदी जी ने पंच तीर्थ बनाए, जन्मभूमि, दीक्षा भूमि, शिक्षा भूमि, चैत्य भूमि और महापरिनिर्वाण भूमि। नागपुर, मऊ, मुंबई, दिल्ली और इंग्लैंड में सैकड़ों करोड़ खर्च के बाबा साहब अम्बेडकर के लिए। संविधान दिवस मोदी जी ने मनाना शुरू किया 26 नवंबर को। अंबेडकर जयंती 14 अप्रैल को मोदी जी ने अवकाश घोषित किया। प्रधानमंत्री आवास योजना में 4 करोड़ घरों में से 58% के लगभग घर SC ST को मिले हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से लेकर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जो 6,000 रुपये मिलता है, उसके 71% लाभार्थी जो हैं वो SC ST OBC हैं। मुद्रा योजना के लाभार्थी 53% SC ST हैं। स्कॉलरशिप के लाभार्थी 59% SC ST हैं। नरेंद्र मोदी जी ने OBC को संवैधानिक दर्जा दिया, OBC कमीशन को। ये लोग भय, भ्रम, अफवाहें फैला रहे हैं कि SC ST का रिजर्वेशन चला जाएगा। सच्चाई ये है कि जहां कांग्रेस की सरकार आई कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में और तेलंगाना में, वहां 5% SC ST OBC का कोटा छीनकर मुसलमान को दिया गया। ये कांग्रेस ने किया है और डरा दलित को रहे बेचारे को। इन्होंने आज तक इनको वोट बैंक के लिए इस्तेमाल किया। आज तुष्टीकरण की राजनीति करके मुसलमान को 5% कोटा दे रहे हैं, लेकिन काट खुद रहे हैं और ठीकरा भाजपा पे फोड़ रहे हैं। हमारी किसी सरकार में, मैं खुले मन से चुनौती देता हूं, हमारी 18 राज्यों में अगर सरकार है, किसी एक सरकार ने भी 1% आरक्षण के साथ छेड़खानी नहीं की। मोदी जी की सरकार 10 साल से देश में है, 1% आरक्षण के साथ छेड़खानी नहीं की। हमारे रहते SC ST OBC का आरक्षण बना रहेगा। और संविधान में कोई बदलाव नहीं होगा साहब। हम 10 साल रहे, पूर्ण बहुमत की हमारी सरकार रही, हमने तब भी कोई संविधान में संशोधन नहीं किया उस तरह से कि हम संविधान को उखाड़ फेंकें, ऐसा कुछ नहीं किया हमने। और मैं एक बात बताऊं देश के लिए और आज की युवा पीढ़ी के लिए, देश पे इमरजेंसी किसी ने थोपी थी तो इंदिरा गांधी जी ने, लोकतंत्र की हत्या किसी ने की तो इंदिरा गांधी जी ने, संविधान को कुचलने का प्रयास किया तो अरविंद केजरीवाल जी ने। ये तो संविधान बनाने वालों ने कभी नहीं सोचा था कि कोई मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार के चलते जेल में जाएगा, उप मुख्यमंत्री जेल में जाएगा और अपने इस्तीफे देने में आनाकानी करेंगे। केजरीवाल से एक सवाल जुड़ा हुआ, बेल उनको मिल गई है, बाहर निकले हैं, इसमें बीजेपी को कितना झटका मिलेगा जब कैंपेनिंग वो करना शुरू कर देंगे दिल्ली? देखिए, उनको आरोप मुक्त नहीं किया है, दोष मुक्त नहीं किया है। उनके ऊपर आरोप है, कोर्ट में मुकदमा चलता रहेगा। उनको केवल चुनाव के चलते 15-20 दिनों के लिए राहत मिली है, वो भी अंतरिम राहत, वो भी कुछ क्लॉज लगा के साथ में। वो अपने केसेस से रिलेटेड फाइल या बाकी फाइलें नहीं कर सकते, वो सेक्रेटरिएट नहीं जा सकते, वो अपने इस जो केस चल रहा है इसको लेके कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। जिस घोटाले पे उनका नाम शराब घोटाले पे है, उसके जुड़े हुए लोगों से मिल नहीं सकते। और 1 तारीख को वोटिंग के बाद 2 तारीख को उनको सरेंडर करके वापस जेल में जाना है। तो अरविंद केजरीवाल के लिए जो बड़े पटाखे फोड़ रहे हैं लोग जाके, जिनको डूबते हुए को तिनके का सहारा लगता है वापी विपक्ष को, इस तिनके को पकड़ के भी डूबने ही वाले हो। लेकिन कैंपेनिंग तो करेंगे वो, तो उसमें सिंपैथी वोट शायद उनको कुछ ज्यादा मिल जाए। ऐसा साहब, लोगों ने उनका भ्रष्टाचार देखा, लोगों ने जाना कि 9 बार ईडी ने समन दिया, नहीं आए। चोर की दाढ़ी में तिनका, यहां तो पूरा दाढ़ी ही काली थी। और जब वो 9 बार 5 महीने इंतजार किया ईडी ने, उसके बाद जाके गिरफ्तार किया, और अब भी आनाकानी करते हैं साहब। मैं आज आपके चैनल इस पे कह के जा रहा हूं, आप मेरी बात को लिख लीजिए। इस देश में अगर भ्रष्टाचार मुक्त करना है तो थोड़ा तेजी के साथ ऐसे विषयों पर निर्णय आने चाहिए। चुनाव के 2 चरण के बाद जो कैंपेनिंग शुरू हुई थी वो थोड़ी सी नेगेटिव हो गई थी। उसमें काफी हिंदू मुसलमान, जैसे मंगलसूत्र, पाकिस्तान, टेररिज्म, इन सब बातों पे ज्यादा कैंपेनिंग हो रही थी, और असली मुद्दों पे जो कि मैनिफेस्टो में की बात होनी चाहिए थी वो नहीं हो रही थी। वो ऐसा क्यों हो रहा था? मैं 2 बातें कहूं, क्या असली क्या नकली, इसको कौन तय करेगा? मान लीजिए आज आपने अपनी पूरी उम्र की कमाई ली, अब राहुल गांधी जी की सोच के हिसाब से चले, कांग्रेस की तो एक सर्वेक्षण करवाने वाले हैं, और इस सर्वेक्षण में क्या मापदंड होंगे कि आपके पास घड़ी अगर 5,000 से ज्यादा की होगी तो आपकी होगी नहीं होगी,
आपके पास घर 1 फ्लोर का आपका है, 2 फ्लोर आपके होंगे कि नहीं होंगे, कितने कनाल जमीन आपकी होगी, मंगलसूत्र तो छोड़ी, मैं कहता हूँ स्त्री धन पशुधन में कितना आपका होगा कितना नहीं होगा, ये कोई क्लैरिटी नहीं है। क्योंकि मनमोहन सिंह जी ने कहा था कि देश के संसाधनों पर पहला हक माइनॉरिटीज का और मुस्लिम का है। सैम पिट्रोडा जो राहुल गांधी जी के फ्रेंड, फिलोसफर, गाइड हैं, मेंटोर हैं, उन्होंने कहा कि अमेरिका में 55% संपत्ति स्टेट के पास चले जाती है, भारत को सोचना चाहिए। तो राहुल गांधी जी ने सोच विचार करके मुझे लगता है ये लाए हैं सर्वेक्षण करवाने के लिए। और इनके नेता अब कह रहे हैं जिसकी 1 से ज्यादा बीवी होगी उसको दुगना मिल रहा है 2 बीवी के ऊपर। मान लो किसी की 3 होगी, आपकी तो 1 ही है, मेरी भी 1 ही है, तो जिसके 1 बीवी होगी उसको उतना ही मिलेगा, जिसके ज्यादा बच्चे होंगे उसको ज्यादा मिलेगा। अब ये तुष्टीकरण की राजनीति है साहब, ये हमने नहीं की है, ये कांग्रेस ने शुरू किया है। हमने तो सबका साथ सबका विकास किया। 4 करोड़ पक्के मकान, 12 करोड़ शौचालय, 13 करोड़ घरों को नल से जल, 10 करोड़ बहनों को रसोई गैस का सिलेंडर उज्ज्वला में मुफ्त में दिया, 60 करोड़ को मुफ्त में इलाज दिया आयुष्मान भारत में, 80 करोड़ को मुफ्त में अनाज दिया। हमने सबका साथ सबका विकास किया, हिंदू मुसलमान नहीं किया हमने, आगे भी वैसे ही करने वाले हैं। लेकिन ये लोग वोट के लिए जब ऐसा कहते हैं कि मुसलमान को दे देंगे, तब हमारा सवाल खड़ा होता है कि हिंदू को अपमानित करते हो, सनातन को कुचलने की बात करते हो, संसाधन उनके मुसलमान को देने की बात करते हो। इस पे कोई क्लैरिटी तो लाए, सवाल पूछने तो हमारा हक है। तो 11 दिन से आज कांग्रेस जवाब नहीं दे रही साहब। दूसरा, आपने पाकिस्तान का विषय उठाया। अब इनको पाकिस्तान कहां से याद और पाकिस्तान को कांग्रेस कहां से याद आई? ये रहते हैं हिंदुस्तान में कांग्रेस के लोग, गुणगान पाकिस्तान का करते हैं, कहते हैं एटम बम है। अरे भाई तो क्या एटम बम है? हमारी सेना में दम है, वो घुसपैठ करते, हम घर में घुसकर मारते हैं। 65 में, 71 में, कारगिल में, सब में धूल चटाई है पाकिस्तान को। फिर जुर्रत करेंगे तो धूल में मिलाने का काम भी हो सकता है। लेकिन यहां बैठ के पाकिस्तान के गुणगान, और पाकिस्तान कहता है कांग्रेस आई। पाकिस्तान का हाथ कांग्रेस के साथ क्यों? और ये टुकड़े टुकड़े गैंग, ये कांग्रेस पार्टी में शामिल हो जाती है। पीएफआई, एसडीपीआई कांग्रेस को समर्थन करती है। ये देश विरोधी ताकतें अगर इनका समर्थन कर रही है तो अपने आप में एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है कि क्या वोट के लिए इतना गिर जाओगे कि जो देश का नामो निशान मिटाना चाहते हैं उनका भी समर्थन पाओगे? एक इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर है, उनकी एक रिपोर्ट आई है अभी कि 1950 से लेकर 2015 तक हिंदुओं की पॉपुलेशन जो है वो 7.8% कम हो गई है। तो डज दिस सिग्नल द नीड फॉर न्यू लेजिस्लेशन या कोई पॉपुलेशन कंट्रोल पॉलिसी कुछ आएगी अगले टर्म में? किसी की बड़ी भी है, मुस्लिम पॉपुलेशन बड़ी है, लगभग 45-47% बड़ी है। देखिए, ये आंकड़े क्या दिखाते हैं कि भारत में हिंदुओं की जनसंख्या 7.8% कम हुई, दूसरी ओर मुसलमान की 45-47% बढ़ी है। अब इसके बाद सोचना चाहिए क्या कारण रहे। लेकिन पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश में 23% हिंदू थे 1947 में, 2% रह गए। और कुछ लोग भारत में कहते हैं मुसलमान यहां सुरक्षित रहे। अरे भाई 45% आबादी बढ़ गई, अब सुरक्षित नहीं? सबको पक्के मकान, शौचालय से लेके अनाज मिला, कहां सुरक्षित नहीं? हमने तो ये नहीं कहा कि भाई मजबूरी में हमें वोट दो, हम तो कहते हैं हमने आपका विकास किया है, हमने तुष्टीकरण नहीं किया है। अगर ट्रिपल तलाक से महिलाओं को निजात दिलाई, मुस्लिम बहनों को, तो उनको शौचालय भी दिलाया है, पक्का मकान दिलाया है, रसोई गैस का सिलेंडर दिलाया है, मुफ्त में अनाज दिलाया है, चाहे बच्चे 8 होंगे तब भी इलाज हुआ है, उनको भी उसमें फायदा मिला है। लेकिन ये जो पॉपुलेशन इम्बैलेंस, जो ग्रोथ इम्बैलेंस है, इसके बारे में कुछ सोचेंगे कि सरकार कुछ सोचेगी? देखिए, ये अभी आंकड़े हैं, सर्वे है। अब इसके बाद जब सरकार बनेगी तो सोच विचार क्या होता है, लेकिन कम से कम आपको एक जानकारी रहती है कि क्या देश में हो रहा है। बिल्कुल। एक कांग्रेस का एक स्लोगन है, साउथ में साफ, नॉर्थ में हाफ। तो बार बार ये कह रहे हैं कि आप चुनाव हारने वाले हैं, 400 पार तो इट्स ए जोक, 300 पार इज एन इम्पॉसिबिलिटी। तो आपका क्या कहना है इसके बारे में? मैं हंस सकता हूं इनके इस बात पे। तीसरे चरण के बाद तो मैं कह सकता हूं मोदी जी हैट्रिक लगाने के लिए तैयार है। और इसलिए कहता हूं, एक तरफा वोट पड़ रहा है साहब।
कांग्रेस के कार्यकर्ता तो चुनाव छोड़ के भाग रहे हैं, सूरत में छोड़ के, इंदौर में छोड़ के, उड़ीसा में छोड़ के, टिकटें वापस कर दी। एक दो जगह पे, तीन जगह पे हो गया। अभी राहुल गांधी जी भी भाग ही रहे हैं, अमेठी लड़े नहीं, वायनाड चले गए, वायनाड से रायबरेली आ गए, अब अगली बार पता नहीं कहां जाएंगे। तो जो रायबरेली गए हैं वो स्ट्रैटेजी था या वो भागे हैं, या स्ट्रैटेजी है? भाई, जिस व्यक्ति को 4 बार अमेठी ने चुना हो वो अमेठी छोड़ के भाग जाए। क्योंकि पिछली बार हार गए थे। हार जीत चलती है साहब, राजनीति में हार जीत कहाँ नहीं होती। हम तो उस राजनीतिक दल से जिसकी जमानत जब जनसंघ के समय बचती थी हम खुशी मनाते थे कि भाई जमानत तो बच गई, अब शाम की चाय पार्टी करो। हम 2 सीट से बढ़ के 282 तक आए। देखिए, आपकी कमिटमेंट कहाँ है? अगर आपकी कमिटमेंट नहीं है तो फिर बहुत दिक्कत है। बीजेपी के सारे नेता बहुत कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं कि 400 पार होंगे, लेकिन आप जरा एनालाइज करके दिखाइए हमें कि कहां से आएंगे, क्योंकि नॉर्थ में तो आप मैक्स आउट कर गए हैं, साउथ में सारे एनालिस्ट कह रहे हैं कि इतना अच्छा आप परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, तो कहां से आएंगे ये सारे सीट? पिछली बार हमारी कितनी सीटें थी? 303। और हम कितने सीटों पे दूसरे नंबर पे थे? 70 पे। तो 370 का हमने अपने लिए टारगेट रखा, 373 तो यही बनती है। 5 साल का उसके बाद हमने काम किया, एक्सपेंड किया। आज दक्षिण भारत में बहुत अच्छे हमें रिजल्ट, अगर कांग्रेस की भाषा से दक्षिण, उत्तर, पूर्व, पश्चिम देखूं मैं तो सब तरफ हम लोग बहुत अच्छा करने वाले हैं। और मैं आपको इसलिए बात कह रहा हूं क्योंकि मोदी जी ने काम किया। आप दक्षिण भारत में भी जाएंगे, जो रोड शो मोदी जी के हुए और जिस तरह की सभाएं हुई हैं, इलेक्ट्रीफाइंग था, करंट था सभाओं। यानी कि जनता को लाके बिठा दिया गया, जनता आके बैठ गई, प्रधानमंत्री जी को देखना, जोश था, उत्साह था। ये बहुत कुछ कहता है। बीजेपी जो है एक आइडियोलॉजिकल पार्टी है, आपने जितने भी आइडियोलॉजिकल प्रोमिसेस थे वो पूरे आप कर चुके हैं अपने 2 टर्म्स में। अब यूसीसी एक बाकी है, वो भी इसमें काफी प्रोग्रेस चल रहा है, तो ये यूसीसी हम तय कर लेते हैं कि अगले टर्म में हो जाएगा। उसके अलावा और क्या करेंगे? देश का विकास, 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 विकसित भारत तक लेकर जाएंगे। विकास भी और विरासत भी करेंगे। हमने किसी को कष्ट दिए बिना कानूनी लड़ाई लड़के 500 साल इंतजार करके राम मंदिर का निर्माण करवाया और बाबरी मस्जिद के लिए भूमि अलग दी गई। हमने सोमनाथ धाम, काशी विश्वनाथ धाम, केदारनाथ धाम, महाकाल लोक धाम बनाया, अयोध्या धाम में भव्य राम मंदिर बनाया, अयोध्या का एयरपोर्ट बना के महर्षि वाल्मीकि का नामकरण किया। ये मोदी सरकार ने किया। विकास भी विरासत भी आगे भी करेंगे। जहां और बाकी रहता है वो भी पूरा करके ही देंगे। एक वजह है कि बीजेपी की इतनी पॉपुलैरिटी इसलिए है कि आप आइडियोलॉजिकली कमिटेड हैं। आपके जो जितने भी पार्टी वर्कर्स हैं आइडियोलॉजिकली कमिटेड हैं टू द पार्टीज प्रिंसिपल्स। लेकिन पिछले कुछ दिनों में देखा गया है कि आपकी पार्टी में टीएमसी से लोग आ रहे हैं, कांग्रेस से आ रहे हैं, शिवसेना से आ रहे हैं, जिनका उतना आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट नहीं है। तो एक तरह से वॉशिंग मशीन पॉलिटिक्स भी कहा जा रहा है। तो इससे आपको एक तो लगता नहीं है कि आपको कि आपकी आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट है वो डाइल्यूट हो रही है, और दूसरा, अगर मान लीजिए कल आपके जो नेता हैं जो करप्शन चार्जेस में अंदर हैं वो अगर आना चाहें तो आप उनको लेंगे क्या? बिल्कुल भी नहीं। मैं आपको 2 बातें करता हूँ। पहली बात है, भारतीय जनता पार्टी जहां से शुरू हुई जनसंघ के समय से लेके अब तक, अगर आप उस समय देखेंगे तो कांग्रेस ही देश में थी सब तरफ। हम तो बहुत छोटा राजनीतिक दल थे, शुरुआत पे थे, लेकिन हमने क्योंकि कमिटमेंट अपने विचारधारा के प्रति रखी। जो हमने 1950 में कहा था धारा 370-35 से हटाएंगे, वो धारा 370-35 हमने 2019 में आकर हटाई। कहा था ट्रिपल तलाक से निजात दिलाएंगे, 2019 में हटाई। कहा था सीए का कानून बनाएंगे, 2019 में आके किया। कहा राम मंदिर बनाएंगे, उसके बाद 21-22 में आके किया। तो मैं इसलिए कहता हूं हमने अपने विचार को कभी छोड़ा नहीं। और दुनिया ने भी देखा कि ये वो राजनीतिक दल है जहां पे एक सामान्य कार्यकर्ता राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेके सामान्य कार्यकर्ता प्रधानमंत्री के पद तक पहुंच सकता है। इसलिए लोग उस विश्वास के साथ हमारे साथ आते हैं। फिर दूसरी ओर देखते हैं मोदी जी की कमिटमेंट कि एक व्यक्ति पल पल क्षण क्षण देश के लिए जीता है, पाई पाई देश की बचाता है, गरीब की भलाई पर लगाता है। उसके चलते लोग आते हैं कि यार देश तो आगे बढ़ रहा है। हमें अपने राजनीतिक दलों में जय श्री राम बोलने पे प्रतिबंध लगाते हैं, मंदिर जाने पे कटाक्ष कसते हैं, गरीब के कल्याण पे सवाल खड़ा करते हैं।
तो जो लोग देखते हैं कि यार बीजेपी ने ये किया है और मोदी जैसा नेता जिसको दुनिया सर्वाधिक लोकप्रिय नेता मानती है, तो साथ क्यों नहीं आएंगे? लेकिन आपने इसका उत्तर पहले चरण में दे दिया था शायद कि आपका कोई नेता नहीं आ पाएगा पार्टी में। नहीं, मैंने ये कहा अगर आप मुझे कहोगे अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन आना चाहते हैं तो नहीं आ पाएंगे तीनों। एक और इसी से जुड़ा हुआ सवाल है कि कई जो ऑपोजिशन लीडर्स जो बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं, जिनके खिलाफ करप्शन चार्जेस थे, वो थोड़ा सा स्लो हो गया है, उनका इन्वेस्टिगेशन स्लो हो गया है। अगर एट द सेम टाइम राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खिलाफ भी करप्शन का केस है नेशनल हेराल्ड केस में, अगली सरकार में आप और तेजी से बढ़ेंगे क्या उनके खिलाफ? देखिए, दो बातें, जांच एजेंसियां स्वतंत्र हैं और वो जांच करने के बाद कोर्ट में जाती हैं सजा दिलाने के लिए। अब कोर्ट कितना समय लेता है ना वो आप तय करेंगे ना मैं तय करूंगा। हमारी ओर से तो कब से जो बेल पर राहुल जी, सोनिया जी और चिदम्बरम जी हैं भ्रष्टाचार के मामले, उनके खिलाफ कब से कार्रवाई हो जानी चाहिए थी, नहीं हुई। कोर्ट अपना समय लेता है। इसी तरह से निर्भया कांड से पहले अगर आप देखेंगे तो रेप केसेस होते थे, हत्याएं होती थी, पेंडिंग पड़े रहते थे, उसमें भी पूरी ताकत लगी होगी, पूरी मॉनिटरिंग हुई होगी, तब भी 2012 में वो हुआ था और फांसी जाके 2020 में हुई। तो ये न्याय प्रक्रिया है। आपके इंटरव्यू का टाइम सीमित है लेकिन कोर्ट का तो उनको तय करना है। एक सवाल है प्रधानमंत्री मोदी जी को लेकर। आप इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं, स्पोक्समैन हैं, तो थोड़ा सा इसमें खुलासा दे सकते हैं। प्रधानमंत्री जी ने पहली बार अंबानी और अडानी का नाम लिया अपने एक कैंपेन स्पीच में और ये भी कहा कि उनका काला धन कांग्रेस के पास जा रहा है और कांग्रेस ने कहा कि इस पे इंक्वायरी होनी चाहिए कि अगर काला धन उनके पास है तो क्यों नहीं इंक्वायरी क्यों नहीं हो रही। तो इसका जरा खुलासा देंगे? देखिए, बहुत स्पष्ट उन्होंने कहा। हाँ, क्योंकि बार बार कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों की फोटो भी इन बड़े उद्योगपतियों के साथ आती थी, लेकिन तंज ये कसते थे जैसे मोदी जी के ऊपर कांग्रेस के लोग। मोदी जी वो नेता हैं जो ईमानदार, पाक साफ है, उनके ऊपर भ्रष्टाचार चिपकता ही नहीं, जिसका आगे कोई नहीं पीछे कोई नहीं, जिसने देश के लिए जीना है, देश के लिए समर्पित है, उसके ऊपर क्या भ्रष्टाचार का कोई आरोप लगाएगा। दूसरा मैं कहूं, कांग्रेस के मुख्यमंत्री, कांग्रेस के नेता से लेके इनके परिवार के सदस्य भी इन उद्योगपतियों के साथ पाए गए। तो सवाल ये खड़ा होता है कि आप लोग दूसरों पर पत्थर क्यों फेंक रहे हो? अपने घर तो शीशे के बने हैं आपके। हम तो इलेक्टोरल बॉन्ड लेकर आए थे कि दुनिया को पता चले भाई किसने किसको कितना चंदा दिया। चेक से देते थे, पार्टी के नाम पे आता था। इनके पूरे 70 साल में कैश से लेते थे, ये नहीं पता कि पार्टी में कितना आया, परिवार को कितना चढ़ा है। तो परिवार को जितना चढ़ता था उससे बहुत कम पार्टी को आता था। एक ऑपोजिशन की आप मैनिफेस्टो दे लीजिए, कोई भी ऑपोजिशन पार्टी हो, उस कोई कह रहा है कास्ट सेंसस, कोई कैश ट्रांसफर की बात कर रहा है, कोई 30 लाख जॉब्स की बात कर रहा है। कांग्रेस ने ये भी कहा कि हम करोड़ों लखपति बनाएंगे, लेकिन आपका मैनिफेस्टो इसमें बिल्कुल साइलेंट है। आप ये जो फ्रीबीज या सॉप्स की बात नहीं कर रहे, क्यों? फर्क है। आप देश को निठल्ला, निकम्मा नहीं बना सकते हैं देशवासियों को। हमें तो अपनी ताकत को समझना है कि 140 करोड़ भारतीयों को दुनिया की सबसे बड़ी स्किल्ड मैन पावर के रूप में खड़ा करना है, मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है, भारत से दुनिया का व्यापार चलाना है, दुनिया को भारत में लाना है, भारत को एक नई बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना है। अगर आप घर पे बैठ के प्लेट पे सब परोसते रहोगे तो क्या होने वाला है? हम क्या कह रहे हैं कि आप अपने सौर ऊर्जा के प्लांट घर पे लगाओ, 40% सब्सिडी मोदी सरकार देगी, 300 यूनिट बिजली आपको मुफ्त में मिलेंगे, लोन आपको बैंक देगा, लोन की किस्त कटने के बाद 15,000 मुनाफा आपके खाते में आ जाएगा। आपको बिजली अपने करके मुफ्त मिली, आपकी कमाई भी हुई, आपने किससे हाथ नहीं फैलाए। दूसरा, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, उसमें आपको ट्रेनिंग हमारी सरकार देगी, 500 रुपये दिहाड़ी ट्रेनिंग के समय देगी, सर्टिफिकेट देगी, 15,000 की किट साथ में देगी और 3 लाख का लोन मोदी की गारंटी पे मिलेगा। आपको जमीन जायदाद नहीं देनी पड़ेगी। तो आप काम करेंगे तो कमाएंगे। आपको हुनर दिया है, हुनर से शिखर तक जाने का अवसर दिया है। तीसरा, महिलाओं को हमने लखपति दीदी बनाया।
जो सेल्फ हेल्प ग्रुप चलाती हैं, छोटे छोटे धंधे करती हैं, अब उनको जाके 3 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाना है। तो हमने ऐसे मदद की है, किसानों को दाम बेहतर दिए गेहूं, धान और बाकी दलहन तिलहन के, तो उनकी आय भी 1.5 गुना से ज्यादा हमने बढ़ाई। तो 2 तरीके आपका, देश का खजाना लुटाओ, वोट पाओ। मोदी जी ने 24 साल में कभी नहीं किया। So you're saying that people should stand on their own feet. They should be told to. They should be taught to. बिल्कुल। हम कहाँ मुफ्त दे रहे, मैं आपको बताऊं, हम दे रहे 70 साल से ज्यादा वालों को मुफ्त में इलाज। अब किसी के बच्चे आज उसका ध्यान नहीं रख रहे हैं, जबकि वो इस अवस्था में कि खुद कमा नहीं सकता, तो उसका इलाज मोदी जी ने कहा मैं खर्चा उठाऊंगा, मेरी सरकार खर्चा उठाएगी। हम 60 करोड़ लोग उन लोगों को इलाज मुफ्त में दे रहे हैं जिनके पास 5 लाख रुपए तक का इलाज करने के लिए बैंक से कर्जा या किसी को जमीन बेच के उठाना पड़ता है। हम उसकी मदद कर रहे हैं साहब, ताकि उनका स्तर लगातार ऊपर आता रहे, गरीब अमीर की खाई और कम होती रहे, इसको प्रयास हो। एक प्रियंका गांधी से जुड़ा हुआ सवाल है। वो चुनाव नहीं लड़ रही, लेकिन कांग्रेस की स्टार कैंपेनर बन गई हैं। बहुत सारे उन्होंने स्पीचेस भी दिए हैं, मोदी जी पे डायरेक्ट अटैक कर रही हैं। आपको लगता है कि भविष्य में वो एक क्रेडिबल आपके लिए राइवल या एक थॉर्न बन जाएंगी? क्योंकि राहुल गांधी को आपने एक नॉन सीरियस पॉलिटिशियन करार कर दिया है। देखिए, जनता करार करती है साहब। हमारी ओर से तो जितना अच्छा विपक्ष होगा हमारे लिए उतना अच्छा है। सरकार को टोस पे रखता है, उस पे चेक एंड बैलेंस, मीडिया, विपक्ष, ये सब रहना चाहिए। यही लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है कि सरकार को लगातार सवाल पूछता रहे, मीडिया भी और विपक्ष भी। कोई नेता आए उनका स्वागत है, प्रियंका जी आए, सोनिया जी थी, राहुल जी थे, कोई और भी परिवार में रॉबर्ट वड्रा जी भी काफी प्रयास करें, लेकिन राहुल गांधी जी घास नहीं डाल रहे हैं। प्रॉब्लम ये है कि चाहे प्रियंका जी हो, रॉबर्ट जी हो, पता नहीं क्या चल रहा है साहब, कुछ समझ में नहीं आ रहा। एक ने टिकट मांगी, उसको मिली नहीं, दूसरे ने कहा मैं महिला हूं, लड़ सकती हूं, वो लड़ने के लिए टिकट ही नहीं मिल पा रही। पता नहीं क्या है। शायद हमारा 33% का आरक्षण जो मोदी जी ने दिया है वही प्रियंका जी के लिए कभी काम आएगा। आप 20 साल से पॉलिटिक्स में, हम भी कई सालों से आप पॉलिटिशियंस को देख रहे हैं। हमने एक बदलाव देखा है। पहले बहुत मिलजुल के रहते थे जो ऑपोजिशन पॉलिटिशियन, रूलिंग पॉलिटिशियन। आप पार्लियामेंट में चले जाइए, लोकसभा में जाइए, सेंट्रल हॉल में जाइए, बड़े आराम से अच्छी तरह से मिलते थे। अब वो बात नहीं रही, और स्पेशली आपके लेवल पे तो बिल्कुल होती है। आप सबके साथ बहुत ही सभ्यता से बात करते हैं, लेकिन टॉप लेवल पे जो लीडर्स जो हैं वो उन्होंने बात करना बंद कर दिया है। ऐसा क्यों? मुझे लगता है ताली एक हाथ से नहीं बजती, दोनों हाथ से बजती। प्रधानमंत्री मोदी तो एक ऐसे नेता हैं जिससे कोई भी समय मांगे उनको समय उनके पास पर्याप्त होता है। शरद पवार जी भी एक बार 1-1 घंटा बैठ कर आए, सब कुछ समय जब बाकियों ने मांगा उनको भी मिला। और मोदी जी की सबसे बड़ी खासियत है कि जब पार्लियामेंट चलता है तो सुबह वो, हमारी पहली मीटिंग जो कुछ लोगों के साथ होती है 10:30 बजे होती है, तो मोदी जी 10:20, 10:25 पे आके जब तक पार्लियामेंट उठता है तब तक पार्लियामेंट में होते हैं। कितने एमपी, कितने और लोग आके उनसे मिलते हैं। बहुत कमाल का मैनेजमेंट है उनका। अब दूसरी तरफ से कोई मिलने कौन आए, बाकी राजनीतिक दलों के सब लोग मोदी जी के पास आते हैं, कोई एक आधा नहीं जाता होगा। लेकिन मैं अपनी ओर से बताऊं, सोनिया जी कभी पार्लियामेंट आती हैं, वो बहुत रेगुलर आती हैं, मैं उनको सदा नमस्ते करता हूं और उनका भी जवाब आता है। राहुल जी आए, मैं उनको नमस्ते करता हूं, उनका भी जवाब आता है। हम लड़ाई हमारी विचारधारा की है, हमारी नीतियों पर, कार्यक्रमों पर हो सकती, भ्रष्टाचार के खिलाफ हो सकती है। व्यक्तिगत लड़ाई किसी की नहीं है। मेरा कोई ना कभी तंज कसने का, मेरा कोई राहुल जी, प्रियंका जी और सोनिया जी मेरा कोई व्यक्तिगत, या केजरीवाल जी मेरा कोई व्यक्तिगत नहीं है। लेकिन जो काम इन्होंने किए उसके ऊपर हमें कटाक्ष करने का अवसर ये लोग खुद देते हैं। और ऐसा नहीं कि हम लोग सेंट्रल हॉल में एक दूसरे के साथ, कांग्रेस, बीजेपी, सब कोई भी राजनीतिक दल हो, हम खुल के विचार करते हैं और उनको भी कहते हैं भाई थोड़ी मेहनत करो, कोई अच्छा विपक्ष बनाओ, कोई अपने नेता को बोलो थोड़ी मेहनत करें, थोड़ा प्रयास करो, ताकि इतने बड़े लोकतंत्र में विपक्ष ठीक रहना चाहिए। अब मेहनत तो भाई उनको करनी है। लॉट ऑफ पीपल से दैट कंट्री इज मोर डिवाइडेड। डू यू थिंक कि देश में विभाजन हो गया एक तरह से अब मेंटल लेवल पे? आई थिंक whatever anyone may try, India is a great country that ways. You know, it has given birth to at least 4 religions.
Here, every citizen can follow what they want to. They can, follow their religion also. At the same time, you have a freedom to express yourself in the media or in the social media. I mean, which is a good thing in a democracy, and I think that should remain. As far as you said, divide, when people want to divide you on the caste line or on the region lines, this is not fair, I believe. The kind of, statement being made that the people from east look like Chinese, from west look like Arabs, from south look like Africans, north look like Englishmen. I mean, this is not taken well by the masses. It's an insult to Indians. They could have avoided it. And a party like Congress and a leader from Congress party making such statements, these are not very welcoming. I mean, people feel sad about such statements. एक पर्सनल सवाल है, आपने करियर अपना क्रिकेट में शुरू किया, रणजी भी खेला, आर्मी में जाना चाहते थे, नहीं जा पाए, फिर पॉलिटिक्स में आ गए. आर यू अ सेटिस्फाइड पॉलिटिशियन? देखिए, मैंने जिंदगी में एक चीज सीखी है, कुछ भी करो 100% अपना दो, 100% कमिटमेंट के साथ करो. मैं क्रिकेट खेलता था, जुनून के साथ खेलता था. मैं पंजाब का कैप्टन रहा, नॉर्थ जोन का कैप्टन रहा, इंडिया अंडर-19 तक खेला, रणजी ट्रॉफी, सब कुछ. लेकिन कभी ये नहीं सोचा कि अब क्या, अपना 100% देना चाहिए. मैं राजनीति में आया तो मैंने यहाँ पे अपना 100% दिया. मैं क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन में गया, वहाँ अपना 100% दिया. मैंने कभी किसी पद के लालच में नहीं किया. मुझे लगता है आप एक एमपी बन गए तो बहुत बड़ी ताकत है. 140 करोड़ के देश में 550 एमपी चुनकर आते हैं लोकसभा में. उनमें से अगर आप एक चुनकर आते हो तो आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है साहब, देश के कानून बनाने में, देश की चर्चाओं में भाग लेने में. और भारत, जब दुनिया की निगाहें भारत पर हैं तो उस भारत की छवि को और निखारने में. एक कुछ सवाल हैं खेल जगत से. टोक्यो ओलंपिक्स में इंडिया बेस्ट एवर परफॉर्मेंस किया. आपकी क्या असेसमेंट है, पेरिस में क्या, कितने रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन क्या है? हम डबल डिजिट में हमारे मेडल्स आने चाहिए, यानी कि हमें टोक्यो से बेहतर 50% से ज्यादा वहां पर मेडल जीतने चाहिए. ये आपका विश है या एक्सपेक्टेशन है? हमने जितनी तैयारी की है, मेरा मानना है हमें डबल डिजिट में मेडल आने चाहिए. और हमने 2036 में समर ओलंपिक्स भारत में कराने की तैयारी की है. 2030 में यूथ ओलंपिक्स कराने की तैयारी की है. जैसे बिडिंग अब होगी, भारत बिड करेगा और हम पूरे हैं तैयार. 36 ओलंपिक्स की बात करते हैं, उसमें डू वी हैव द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड द मनी? कैन यू थिंक वी कैन एक्चुअली वी कैन कम्पीट अगेंस्ट कंट्रीज लाइक कतार? और बहुत आसानी से साहब. हमारा पिछले साल कैपिटल एक्सपेंडिचर था 10 लाख करोड़, उससे पिछले साल था 7.5 लाख करोड़, इस साल है 11,11,111 करोड़. तो जिस देश में 11,11,111 करोड़ पे कैपिटल एक्सपेंडिचर करना है और आपका स्पोर्ट्स का इंफ्रास्ट्रक्चर मुश्किल से 5,000 करोड़ का नहीं बनना, मान लो 10,000 करोड़ का बन गया, 20,000 करोड़ का बन गया. 20,000 करोड़ बहुत होता है. 2036 तक, आज हम 24 में हैं, अगले 12 सालों में अगर मैं 10,000 करोड़ भी एवरेज लूं तब भी 1,20,000 करोड़ भारत खर्च करने वाला. उसमें से 5,000 करोड़ या 20,000 करोड़ क्या होगा साहब? और भारत एम्बिशियस है. आज का भारत एस्पिरेशनल है और हमारा रोड, रेल, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर लगातार नया बन रहा है. एयरपोर्ट्स नहीं बन रहे. 2014 में 74 एयरपोर्ट्स थे, आज 150 एयरपोर्ट्स हैं. 96,000 किलोमीटर सड़कें थी, आज 1.5 लाख किलोमीटर सड़कें हैं. रूरल रोड्स 3,20,000 किलोमीटर थी, आज 7,06,000 किलोमीटर है. हमारी रेलवे लाइन दुगनी होगी 20,000 किलोमीटर से बढ़ के 40,000 किलोमीटर. हमने इलेक्ट्रिफिकेशन लगभग सारी कर दी. 5 शहर मेट्रो से जुड़े थे, आज 20 शहर मेट्रो से जुड़े हैं. हमारे 387 मेडिकल कॉलेज थे, आज 706 मेडिकल कॉलेज हैं. 740 प्लस यूनिवर्सिटी थी, आज 1,117 यूनिवर्सिटीज हैं. हमारे 16 आईआईटी थे, आज 24 आईआईटी हैं. 12 आईएम थे, आज 19 आईएम है. हमारे 7 एम्स थे, आज 24 एम्स हैं. 9 ट्रिपल आईटी थे, आज 25 हैं.
ये आप आंकड़े देखिए, जो कांग्रेस 60 साल में नहीं कर पाई, मोदी जी ने 10 साल में किया है। तो अगले 10 सालों में तो हम कहाँ पहुंचने वाले हैं साहब। कुछ लोगों का आर्गुमेंट ये भी है कि इतना पैसा जो हम खर्चेंगे 36 के ओलंपिक्स में, वो जन कल्याण में भी खर्चे जा सकते हैं। मैं आपको दूसरा उदाहरण देता हूं। आईपीएल जैसी लीग शुरू हुई। अब आईपीएल जब लीग शुरू हुई तो इससे कितने लोगों को रोजगार मिलता हो इस 1.5-2 महीने में? हजारों नहीं, लाखों लोगों को मिलता होगा। देश की अर्थव्यवस्था में पैसा आता है। और भारत में आज कोई समर ओलंपिक्स को रोज के गरीब का कल्याण नहीं होगा। गरीब कल्याण में मोदी सरकार पहले इतना पैसा खर्च कर रही है कि 25 करोड़ गरीबों को मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी लाइन से बाहर मोदी सरकार लेकर आई। और आगे अब इनके लिए और सुविधाएं, इनको समृद्ध और संपन्न बनाने का काम मोदी सरकार करने वाली है। एक खेलो इंडिया का सवाल है, उसका आपने असेसमेंट किया है? क्या इम्पैक्ट हुआ है? आर यू हैप्पी विद द वे इट इज मूविंग? देखो, खेलो इंडिया ने तो वातावरण देश में खड़ा किया। पहले कहते थे खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। आज कहते हैं कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो होगे लाजवाब। तो आज देश के लोग अपने बच्चों को स्पोर्ट्स में करियर देखते हैं, फ्यूचर देखते हैं। और इसका सबसे बड़ा कारण प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं, जिन्होंने सोच को बदला है, सुविधाओं को बढ़ाया है, संस्कृति खेलों की यहाँ पे लाए हैं और स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए बजट 3 गुना से ज्यादा बढ़ाया। इसलिए हमारे मेडल रिकॉर्ड टोक्यो ओलंपिक्स, पैरालंपिक्स, डेफलिम्पिक में 7, 19, 20 आए, कॉमनवेल्थ गेम में 61 आए और हमारे एशियन गेम्स में पहली बार सेंचुरी लगाकर 107 पार और एशियन पैरा गेम्स में 111 मेडल आए। ये तब संभव हुआ जब हमने सुविधाएं दी, खेलों को बढ़ावा दिया। और खेलो इंडिया ने इसमें सबसे बड़ा फायदा ये किया, हम खेलो इंडिया सेंटर 1000 सेंटर मैंने अब तक बनाकर दे दी मोदी सरकार में पिछले 1.5 साल में। इसमें 1000 फॉर्मर चैंपियन एथलीट की नियुक्ति हो गई, हजारों खिलाड़ियों को प्रशिक्षण के अवसर मिल गए, 23 नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हम चला रहे हैं, 69 साइट ट्रेनिंग सेंटर चला रहे हैं। इसके अलावा 3000 खिलाड़ियों को खेलो इंडिया एक्रेडिटेड अकेडमीज में भाग लेते हैं, जो इनको 6,20,000 रुपया हर साल ट्रेनिंग के लिए पैसा मोदी सरकार देती है, ताकि उनके परिवार पे खर्चा ना पड़े। टॉप स्कीम जो है उसमें बोर्डिंग लॉजिंग ट्रेनिंग का सारा खर्चा भारत सरकार, देश विदेश का भी, और 6 लाख रुपया आउट ऑफ पॉकेट अलाउंस खिलाड़ी को देते हैं जेब खर्च के लिए। बट हमारा जो डोपिंग रिकॉर्ड है वो इतना कोई खास है नहीं, तो इसमें स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री क्या कर रही है सो दैट वी बिकम मच मोर? आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। हमने देखिए अपने यहाँ पे एक तो नाडा का गठन किया, एनडीटीएल बनाया है, नेशनल डोपिंग टेस्टिंग लेबोरेटरी, और देश की जो संस्था है उसका नाम है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, नाडा, वाडा की तर्ज पे यहाँ पे बनाया। हमने इस पे कानून भी बना दिया अपनी सरकार में। हमने लैब्स की क्षमता को भी बढ़ाया, लेटेस्ट मशीन लगाया, टेस्ट भी हम इतने करते हैं जितने पहले से ज़्यादा करते हैं, इसलिए सैंपल भी आपको ज़्यादा नज़र आता है कि ज़्यादा लोग का टेस्ट फेल हो गया। लेकिन साथ ही हमने ऑनलाइन भी इसकी ट्रेनिंग कराई, एक्सपोजर अवेयरनेस करवाया, तो ऑफलाइन फील्ड में भी जाके करवाई। यहाँ पे फेडरेशंस को, एसोसिएशंस को, कोचेस को थोड़ा अपनी सोच को बदलना होगा। शॉर्ट रन के लिए मेडल देखेंगे खिलाड़ी को डोपिंग का सहारा लेके तो उसका नुकसान होता है, उसका पूरा करियर बर्बाद होता है। और मैं कहना चाहता हूं, शॉर्ट टर्म में कभी नहीं देखना चाहिए, आपको तो अपना लंबा रास्ता तय करना है। एक और धब्बा है स्पोर्टिंग वर्ल्ड पे, स्पोर्टिंग फ्रॉड, मैच फिक्सिंग जैसे हो, तो एक प्रिवेंशन ऑफ स्पोर्टिंग फ्रॉड बिल निकाला था, वो कब तक बन जाएगा आपको लगता है अगले टर्म में आपके सरकार में? देखिए, वैसे तो कानून है ही है, सट्टेबाजी करोगे तो उसके लिए जेल है, मैच फिक्सिंग करोगे तो उसके लिए जेल है, क्योंकि आप लोगों के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, और उसके तहत सजा भी है, बेल भी है, तो जेल भी है, दोनों ही मापदंड है उसके लिए। एक आखिरी सवाल बिफोर वी गो, अगले टर्म में आप फिर से यही दोनों मिनिस्ट्री चाहेंगे या कुछ और करना चाहेंगे, फाइनेंस जाना चाहेंगे वापस, या कुछ कंप्लीटली डिफरेंट? मैं कभी सोच के नहीं आता कि मुझे कोई मंत्रालय चाहिए। मैं जब 2014 में तीसरी बार एमपी बना, तब बहुत सारी पहली बार वाले एमपी बन गए, कुछ ऐसे मंत्री बन गए, कुछ ऐसे थे जो मंत्री पहले बन गए, सांसद बाद में बने, और तब मैं तीसरी बार का सांसद था।
युवा मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष था। संघर्ष के मेरे 5 साल पीछे थे जब मैंने अपनी पार्टी को देश में कांग्रेस के भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन किए, बहुत सारे संगठन को खड़ा किया। मैंने तब भी नहीं सोचा कि मैं क्यों बना नहीं बना। मैं इतना सोचता हूं कि मैं तो भारतीय जनता पार्टी के 20 करोड़ कार्यकर्ताओं और समर्थकों में से एक हूं जिसको मोदी जी ने संसद में भेजने का काम किया। अब मैं इतना लालची हो जाऊंगा कि मैं डिपार्टमेंट भी सोचूं और मंत्री भी सोचूं क्या बनना है। अरे भाई, प्रधानमंत्री ने बना दिया, मैं उनका बहुत आभारी। उन्होंने मुझे सेवा करने का अवसर दिया, अपनी सरकार में सीखने का अवसर दिया, 2 बड़े मंत्रालय दिए, 3 डिपार्टमेंट दिए। मैं इकलौता एमओएस था फाइनेंस में, तो कोविड का समय से लेके बाकी सब, पार्लियामेंट से लेके बाकी सब, सीखने का बहुत अवसर मिला। मेरा मानना ये ऊपर से तय होता है, डेस्टिनी। नहीं, मेरा सवाल उसमें नहीं था। इन द बोथ मिनिस्ट्रीज यू हैव एंजॉयड योर वर्क, यू हैव एंजॉयड योर टाइम हियर, सो माय क्वेश्चन इज वुड यू वांट टू कंटिन्यू? ऐसा नहीं है कि आपको ये मिले या ना मिले, बट आपकी भी एक इच्छा होती है कि ये अच्छा रहेगा इसी मिनिस्ट्री में। मैं फिर आपको दूसरी बात करता हूँ। स्थिरता, निरंतरता सरकार की और नेतृत्व की जरूरी है, जो देश के लिए जरूरी है। इसलिए मोदी सरकार का आना और मोदी जी का प्रधानमंत्री बनना जरूरी है, और पहले से ज्यादा सीटों के साथ। इसका दुनिया में बहुत बड़ा संदेश आता है कि 140 करोड़ भारतीयों ने फिर एक बार मोदी जी को चुना, जो दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता है। इससे होता क्या है, आज मोदी जी दुनिया की लीडरशिप में सबसे सीनियर मोस्ट नेताओं में से एक है, और उनकी काबिलियत के आधार पर उन्होंने दुनिया में एक पहचान बनाई। इससे हमारे देश को ताकत मिलती है। अनुराग ठाकुर मंत्रालय में है या नहीं है, बहुत छोटी चीज है साहब। बहुत बहुत धन्यवाद अनुराग जी, थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर कैंपेनिंग।